हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है इस क्लास सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में वो है लैप्लास रंगे लेंज वेक्टर। ये एक आप कह सकते हो एक अल्टरनेट तरीका था जो कि लैप्लास ने डेवलप किया था अपने समय में टू स्पेसिफाई द ऑर्बिट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट। जो सेंट्रल फोर्स मोशन हो रहा है उसमें जो ऑर्बिट की ओरिएंटेशन है उसको स्पेसिफाई करने का एक तरीका था, एक अल्टरनेट तरीका था। तो कई सारे लॉज हम जानते हैं सेंट्रल फोर्स में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ऑर्बिट जो मोशन होता है वो अपने प्लेन में होता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक और अल्टरनेटिव तरीका डेवलप किया गया था LRL वेक्टर का, और जो कि कई मायनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। कई मायनों में उसकी इम्पोर्टेंस होती है का एक तरह से एक अल्टरनेट प्रूफ भी, एक अल्टरनेट तरीका है जिससे कि हम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं और भी सारे सेंट्रल फोर्स इक्वेशंस में डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो आज हमारे पास हेडिंग है दैट इज़ द लैप्लास रंगे लेंज वेक्टर। शॉर्ट में हम इसको LRL वेक्टर कहेंगे और डिनोट करते हैं वेक्टर ए से। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ए जो वर्ड होता है, ए जो होता है वो सिंबल यूज होता है वेक्टर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स द LRL vector is a vector quantity. LRL vector is a vector quantity that is used to describe the shape and orientation of the orbit for a body moving around another body। तो ये एक डेरिवेशन है, एक मतलब एक डेफिनेशन है कि LRL वेक्टर क्या होता है, जो कि किसी ऑर्बिट की शेप और ओरिएंटेशन को बताता है उस केस में जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अबाउट रिवॉल्व कर रही होती है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि फॉर सेंट्रल फोर्सेस, अब इसका डेरिवेशन हम समझ लें, कैसे हम इसको डिराइव करते हैं इस वेक्टर की फॉर्मूलेशन को। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर सेंट्रल फोर्सेस आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो कि FR जो है इट इज़ सम वेक्टर F है, जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट वेक्टर होता है। हमें मालूम है कि वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, और इसमें अगर हम R से मल्टीप्लाई कर दें, R से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा FR वेक्टर R अपॉन R। ये आपके पास हो गया। अब बाई सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, बाई सेकेंड लॉ, ऑब्वियस सी बात है हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं कि जो P होता है इट इज़ फोर्स F जो होता है, F की नोटेशन हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, FR जो होगा दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि P डॉट होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास P डॉट की जो वैल्यू है वो आ गई FR वेक्टर R डिवाइडेड बाई R। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ऐसा लिख लिया।
अब ज़रा डेरिवेशन को समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा टेक्निकल है डेरिवेशन। तो आपके पास क्या आ गया है, इस तरह की वैल्यू आ गई है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एंगुलर मोमेंटम के टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें ऐसे लिखोगे कि मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय वेक्टर एल ऑन बोथ साइड्स। वेक्टर एल से हम दोनों साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, देखेंगे क्यों, पहले करते रहे मैथमेटिक्स करें, फिर हम समझेंगे आगे क्या है इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि आपको एफ आर वेक्टर आर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर एल। ओके, चलो जरा सा इसको रीअरेंज करें, देखें। तो ये अब यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको इसी फ्रेम में। तो P क्रॉस L इज एफ आर वेक्टर R अपॉन R, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी P क्रॉस R। ठीक है, ये हो गया हमारे पास P क्रॉस R। तो ये आपके पास हो गया एफ आर वेक्टर R अपॉन R इंटू M R डॉट, ओके V होता है इंटू R। तो हमारे पास हो गया एफ आर अपॉन R, M बाहर निकाल लें तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर R क्रॉस R डॉट क्रॉस R। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हैं ये तीन, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास तीन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर A क्रॉस B क्रॉस C है, मान लो ऐसे लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हो जाता है C डॉट A B माइनस B डॉट A C। तो अब जरा इस टर्म को देखो, इस टर्म को अलग कोड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर R क्रॉस R डॉट क्रॉस R है तो आप लिख सकते हो R डॉट R, और B कितना हो गया, B के इक्विवेलेंट है R डॉट, ओके, माइनस R डॉट डॉट R R। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर R डॉट माइनस देख ले B है ना, तो सॉरी B तो R डॉट होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R डॉट डॉट R और बाहर R, देख रहे हैं ना, ये R डॉट R जो होगा R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि R डॉट है इसलिए ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा इस चीज़ को समझ लें, ये जो टर्म है इस टर्म को हम समझ लें अलग से। वेयर R डॉट डॉट R को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R डॉट डी आर बाई डी टी, आराम से लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में कोई इस तरह का रूल मतलब वो नहीं होता है कम्यूटेटिव वाला, तो हम आराम से कर सकते हैं। सो इसको अगर आपको लिखना है तो अब आप ज़रा बैकएंड में जाएं, एक चीज़ और देखें। इसे मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा है कि d बाई डी टी ऑफ r डॉट r लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे r डॉट डी आर बाई डी टी, फिर लिखोगे डी आर बाई डी टी डॉट आर, ऐसे लिखोगे तो आप लिख सकते हो 2 टाइम r डी आर बाई डी टी। और अगर आपको r डॉट डी आर बाई डी टी लिखना हो तो आप लिखोगे 1/2 d बाई डी टी ऑफ r डॉट r। फॉलो माई पॉइंट। तो इस प्रकार से हम इस पूरे टर्म को, ये जो लिखा हुआ है इस पूरे टर्म को इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास आया
कि r डॉट r जो होता है उसको लिख सकते हो हाफ d/dt और r डॉट r। अब जरा इस चीज़ को देखो, इसे लिख सकते हैं हाफ d/dt r स्क्वायर, है ना। r डॉट r देखो यहाँ भी तो इस्तेमाल किए r स्क्वायर। जैसे आपने इसको r स्क्वायर लिखा वैसे अब आप इसको लिख सकते हो 1/2 r dr/dt। इसको इसके ऊपर ऑपरेट करा दिया तो ये तो हो जाएगा r डॉट, तो हो जाएगा हाफ हाफ कट गया, हो जाएगा r डॉट। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पर अगर आपको कहीं पर r डॉट r लिखना है तो आप उसमें r डॉट लिख सकते हैं। ये नहीं लिखा, ये इसे भी इतना है, तो इसका मतलब है r डॉट r इज़ r डॉट। ये एक रिजल्ट है, याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ती रहेगी हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना सब करने के बाद हम क्या लिख पा रहे हैं, तो आप लिख पा रहे हो 10 r क्रॉस r डॉट क्रॉस r बराबर क्या है, r स्क्वायर r डॉट माइनस इसकी जगह पे लिख सकते हो r डॉट वेक्टर r। देखो यहाँ पर आई वुड सजेस्ट इस सबको आप वीडियो मत देखिएगा, इसको आप अपने हाथ से करके ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, सो घूम फिर के अब हम कहाँ पे आ गए हैं, इनको हम ज़रा अलग कर दें। तो ज़रा देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला था एक, हमने लिखा था P डॉट L इज़ इक्वल टू FR m/r। यहाँ से हमारे पास आ गया था इस जो पूरा टर्म है, इसकी वैल्यू अब हमारे पास क्या हो चुकी है, r स्क्वायर r डॉट माइनस r डॉट वेक्टर r, ये आ गया है ना, ये पूरा आ गया आपके पास। अब हम यहाँ पर एक और ट्रिक तो नहीं कहेंगे, मैथमेटिकल वो लिख रहे हैं कि अगर आपके पास d/dt r/r आ गया है तो आप इसे कैसे लिखोगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले तो आप वेक्टर r लिखोगे, फिर आप dr/dt लिखोगे, फिर माइनस r लिखोगे, फिर d वेक्टर r/dt लिखोगे और बटे कर दोगे r स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा r डॉट माइनस r डॉट r बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया भाई, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया वेक्टर r डॉट बटे r स्क्वायर माइनस r डॉट बटे r, ये है। तो हमारे पास इस स्थिति को देखो, r डॉट वेक्टर r है और यहाँ वेक्टर r है, r स्क्वायर की कमी है। तो एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं, एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें इसकी तरह करना चाहें, इस वेक्टर की तरफ करना चाहें, तो हम r से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ज़रा देखो, दोनों तरफ r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा r डॉट वेक्टर r माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर वेक्टर r, है ना। तो इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को देखो तो यहाँ पे मेरे को समानताएं मिल रही हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो माइनस r क्यूब d/dt वेक्टर r/r। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर r डॉट माइनस r डॉट वेक्टर r, ये आ जाएगा। तो इसको उठा कर रख देते हैं यहाँ पर, है ना। इसको इस पूरी इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसा करने मात्र से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इतना करने से आपके पास आ जाएगा कि P डॉट क्रॉस L
इज इक्वल टू एफ आर एम अपॉन आर माइनस आर क्यूब डी बाई डी टी आर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो गया माइनस एम, इसे कट गया तो माइनस एफ आर एम डी बाई डी टी आर आर। इसको ऐसे लिखें डी पी बाई डी टी क्रॉस एल इज इक्वल टू माइनस एफ आर एम आर स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ आर अपॉन आर। अब एक काम कर सकते हैं, सिंस एफ आर इज माइनस के बाई आर स्क्वायर, अट्रैक्टिव पोटेंशियल मानते हैं हम ग्रेविटेशनल केस में जैसे कि, तो आपके पास क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी क्रॉस एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के बाई आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर बाई आर, आर आर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली बच गया डी बाई डी टी ऑफ पी क्रॉस एल बराबर एम के, और यहाँ पे बचा डी बाई डी टी आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम के वेक्टर आर अपॉन आर। हमें मालूम है कि वेक्टर आर आर इसके बराबर होता है, यानी कि आर कैप हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी एम के आर कैप। आर कैप की वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो यहाँ से देखो यहाँ हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी टी पी क्रॉस एल बराबर डी बाई डी टी एम के आर कैप। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी पी क्रॉस एल माइनस एम के आर कैप, और ये जो पूरा टर्म आपके पास आया है इसको आप लिख सकते हैं पुट ए बराबर पी क्रॉस एल माइनस एम के आर कैप, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आपने लिख दिया तो अब इस ए को ही हम एल यानी कि लैप्लास रंगे लेंज वेक्टर कहते हैं। यही हमारा पूरा लैप्लास रंगे लेंज वेक्टर कहलाता है। पहले तो इसको लैप्लास वेक्टर कहते थे, फिर रंगे और लेंज ने भी इसको जिस तरह से यूटिलाइज किया तो इसको हम इस तरह के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डी ए बाई डी टी 0 है, इसका मतलब ए जो होता है वो एक तरह से कंजर्व क्वांटिटी होती है। तो हमारे जो सेंट्रल फोर्स मोशन हो रहा है उस केस में ये एक कंजर्व क्वांटिटी के रूप में हमारे सामने रहता है। ओके, आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सोचें कि आपके पास इस तरह से एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम राइट पोजीशन है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है, यहाँ पे कहीं हमारा सेंटर है। मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और घूम रहा है इस तरह से, जब घूम रहा है तो ये उसका P है ना, और जो L होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो प्लेन है जो आपका बोर्ड है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो आप अगर इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो अगर आप इस स्क्रीन पर इस पॉइंट पर अपनी पेंसिल रखें तो पेंसिल आपकी तरफ पॉइंट होगी, तो ये जो दिशा होगी ये L की दिशा है परपेंडिकुलर, तो R और P के परपेंडिकुलर दिशा है, तो जो P क्रॉस L होगा वो इस दिशा में होगा। तो हमारा जो P क्रॉस L है ये उसकी दिशा है। ओके, तो A के लिए P क्रॉस L की दिशा आपके पास मालूम हो गई।
और जो एम के की दिशा है, एम के की दिशा यही दिशा होगी, तो जो एम के दिशा है वो ऐसे होगी, एम के की दिशा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसकी दिशा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम के। तो अब सवाल है ए किस तरफ होगा, ए किस तरफ होगा। तो इस जगह पर, इस पोजीशन पर जो आपका P क्रॉस L होगा उसकी वैल्यू होगी एम के 1 माइनस ई। तो यहाँ पर P क्रॉस L का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, एम के 1 माइनस ई, और इस दूसरे टर्म का मैग्नीट्यूड कितना है, एम के, क्योंकि R तो यूनिट वेक्टर है। तो अगर आप एम के 1 माइनस ई में से एम के माइनस करें तो कितना आ जाएगा, एम के माइनस एम के ई माइनस एम के, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस। तो ये माइनस का मतलब ये है कि इस समय हमारे जो ए की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, तो वेक्टर ए हमारा इस तरफ होगा। ओके, दिस इज़ द P क्रॉस L, दिस इज़ एम के आर कैप, और ए की ये दिशा होगी बिकॉज दिस माइनस साइन। इस पोजीशन पर देखो, इस पोजीशन पर ऐसे जा रहा है आपका P, तो L जो है परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ था परपेंडिकुलर वैसे यहाँ परपेंडिकुलर है। तो ये जो दिशा है, ये दिशा किसकी है, P क्रॉस L की है, और यहाँ पर आपके पास जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो एम के 1 प्लस ई होता है, और यहाँ पर आपके जो उसकी दिशा है आर, एम के आर कैप की, वो ये दिशा है। लेकिन ज़रा देखो, एम के 1 प्लस ई में से एम के माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा एम के ई, एम के ई प्लस साइन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ए की दिशा है वो ऐसी होगी, प्लस की तरफ, इस तरफ। कोई एक पोजीशन यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आपका पी ए है, एल परपेंडिकुलर है, तो ये जो दिशा होगी ये P क्रॉस L की दिशा होगी, और R की दिशा में ये जो दिशा होगी ये एम के होगा। और अब यहाँ पर जो A की दिशा होगी, लेट मी यूज़ ए डिफरेंट कलर, तो जो A की दिशा होगी वो ऐसे होगी, ये देखिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि A हमेशा एक ही दिशा में है ना, देख लो यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान जब मोशन हो रहा है तो हमारी दिशा बदल रही है, आर लीनियर मोमेंटम की दिशा लगातार अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो रही है। यहाँ पे देखो अलग है, सॉरी ये ऐसे था तो मुझे गड़बड़ हो गई, ये ऐसे होना चाहिए, सॉरी, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो अगर ये ऐसे है या तो फिर इसको हम उलट दें, खैर इसको आप एक बार प्लीज़ रीअरेंज कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ ये हो गई कि हमने दोनों इस प्लैनेट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मानना था, तो ये आप यहाँ पर ये सारी लॉजिक वैसे ही रहेंगे, लॉजिक पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, आप इसको ऐसे माने, इस दिशा में मानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो आप ये पाओगे कि हमेशा ए की दिशा इस तरफ है, एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह से कुछ हद तक हम इसका एक विजुलाइजेशन कर सकते हैं कि हमारा जो LRL वेक्टर है, लैप्लास रंगे लेंज वेक्टर है, वो किस तरह से यूजफुल होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस LRL वेक्टर एंड ऑल अबाउट द सेंट्रल फोर्स सिचुएशन। आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे हम लोग स्मॉल ऑसिलेशंस वगैरह की कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।